हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स को। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। रिएक्शन टाइम पर बेस्ड है ये, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो भी इंसान ड्राइविंग वगैरह कर रहा है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है जब भी उसके सामने किसी तरीके का कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा चेंज आता है, या फिर कोई इंसान किसी के सामने जब किसी तरीके से कोई एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज आती है तो उसका कैसा रिएक्शन होता है, वो कहलाता है हमारा रिएक्शन टाइम। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने किसी ने ऐसे हाथ ऐसे उठाकर आपको ऐसे थोड़ा सा थप्पड़ मारने की कोशिश करी, तो आप कितनी जल्दी उससे बच रहे हैं, वो कहलाता है आपका रिएक्शन टाइम। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन आपने ऐसे आंखों से ग्रैस्प करी और दिमाग ने उसको प्रोसेस करके आपके हाथ तक इंफॉर्मेशन दिया कि आपको उसको रोकना है, तो वो पूरा जो समय लगता है वो कहलाता है हमारा रिएक्शन टाइम। तो व्हेन आ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। मतलब अगर आपको दिखा, अभी आपको दिखा कि ये ऑब्जेक्ट इस इधर आ रहा है, तो आपका दिमाग प्रोसेस करेगा, मसल्स को आपके मसल्स तक सिग्नल भेजेगा और फिर जाकर आप इससे हटेंगे, तब ये ऐसे निकल जाएगा। मूवीज वगैरह पे आपने देखा होगा कि बुलेट आ रही है और बुलेट से ऐसे बुलेट को डिच कर दी, ठीक है, बुलेट से ऐसे बच गए। कैसे? वहां पर ये दिखाया जाता है कि रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है। यानी सुपर हीरो मूवीज पर ये दिखाया गया कि उनका रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है। सॉरी, रिएक्शन टाइम बहुत कम है, ज्यादा नहीं, रिएक्शन टाइम बहुत कम है। यानी उनको जो उनके मसल्स पे जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है वो बहुत तेजी से ट्रेवल कर रही है। रिएक्शन टाइम नहीं, रिएक्शन टाइम बहुत कम है। रिएक्शन टाइम क्या है? बहुत कम है। तो क्या हो रहा है कि वो जो बुलेट आ रही है वो देख लिया, उसको देख लिया, देखने के बाद उनका पूरी बॉडी प्रोसेस कर गई, हर चीज हो गया और बॉडी ऐसे हट गई और ये बुलेट ऐसे निकल गई। तो वो पूरा जो हमारा इंफॉर्मेशन लेना, प्रोसेस करना, एक्शन होना, वो पूरा कहलाता है रिएक्शन टाइम। क्या कहलाता है? रिएक्शन टाइम। तो जिसका रिएक्शन टाइम कम होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है, और जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है वो देर में। क्लियर? तो रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। ऑब्जर्व किया कि कोई चीज आ रही है, सोचा, अब वैसे नहीं सोच रहा, इनवॉलेंट्री ही सोच रहा है, वो अपने आप ही वो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। ऐसा नहीं सोचा कि ये ढक्कन आ रहा है या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है इस तरफ, तो इसको, हाँ ठीक है, बढ़िया तो है, बढ़िया कलर तो है, अच्छा इस कलर का आ रहा है क्या, ठीक है। नहीं, वो ऐसे सीधे आता हुआ सीधे बचने की कोशिश करेगा। तो वो ऑब्जर्व किया, दिमाग ने प्रोसेस किया और एक्शन हुआ। तो ऑब्जर्व, थिंक, एक्ट, इसमें जो पूरा लगता है समय वो कहलाता है हमारा रिएक्शन टाइम। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, या कोई दूसरा कोई मान लीजिए एनिमल वगैरह ही कोई दिख जाता है। जैसे रोड में कभी कभी क्या होता है कि डॉग्स वगैरह आ जाते हैं, या कोई दूसरा जानवर आ जाता है, हिरन वगैरह आ गए, या जो भेड़ होती हैं, भैंसे हैं, गाय हैं, मतलब कोई भी जानवर हो सकता है, वो एकदम से आ सकता है रोड में। तो अब वो ड्राइव कर रहा है, सडनली ऐसा हुआ, तो देन द टाइम elapsed बिफोर ही स्लैम्स द ब्रेक्स। मतलब उसके ब्रेक लगाने के पहले तक का समय, उसने देखा और ब्रेक लगाने तक का जो समय है वो वहां पर क्या कहलाएगा? वो रिएक्शन टाइम कहलाएगा। नहीं, देख तो लिया उसने आगे, वो अब मान लो ब्रेक ही नहीं लगा पाया, उस सोच में ही पड़ गया, अरे क्या करूं क्या नहीं करूं, ब्रेक लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तब तक तो जो मूवमेंट है वो तो कार तो मूव कर ही रही है ना, वो तो चली जाएगी, ठीक है, तो हिट कर सकती है। यानी कि रिएक्शन टाइम का कम होना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन एंड ऑन एन इंडिविजुअल। ये बहुत बड़े दो फैक्टर्स होते हैं जिसपे कि रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है। पहला, कि वो जो हमारा जहां पर भी ये सारी चीजें हो रही हैं, जहां पर भी एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज आई है सामने, वो कितना सिस्टम पूरा कॉम्प्लेक्स है, उस पर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरा, कि वो जो वहां पर इंडिविजुअल है वो कैसा है। जैसे आपने F1 ड्राइवर्स के बारे में सुना होगा, जो F1 रेस होती है, फॉर्मूला 1,
उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्पीड में चला रहे होते हैं, और जब वो बहुत स्पीड में, हाई स्पीड में कार चला रहे होते हैं, तो उन्होंने कुछ भी देखा उनको तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है। मतलब देखा और तुरंत रिस्पॉन्ड। हमारी तो उंगलियां भी नहीं चल रही उतनी तेज, जितनी अभी मैं सोच के नहीं चला पा रहा, जितनी तेज उनका रिएक्शन टाइम होता है। कभी देखिएगा यूट्यूब में F1 ड्राइवर के जो रिएक्शन टाइम होते हैं उनको देखिएगा, मतलब हायर लेवल पर होते हैं उनके। हायर लेवल यानी कि टाइम कम होता है उनका, रिएक्शन टाइम कम। उनका जो क्वालिटी है एक तरीके से कह लीजिए रिएक्शन टाइम की, वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कम समय पर वो रिएक्ट करते हैं। बात समझ पे आई? मतलब इतना कम समय होता है कभी कभी कि वो जो टाइमर लगा, जैसे कि कभी कोई कंपटीशन वगैरह पे उनको बैठा दिया और की रिएक्शन टाइम देखते हैं कि वहां पर स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई और इन्होंने दबा दिया। आपके सामने अगर आपको स्टॉप वॉच ऐसे कोई हो कि जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ऐसा कुछ है कि इस पे स्टॉप वॉच चलेगी और आपको उसको रोकना है, मतलब जैसे ही स्टॉप वॉच चलेगी आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन गई कि चला, और फिर आपको उसको क्या करना है, रोकना है। तो रोकने तक में आपको कितना समय लगा वो आपका रिएक्शन टाइम बता देगा। एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर आपको एक रिएक्शन टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में वहां पर अगर वो रिएक्शन टाइम आपका ज्यादा है तो थोड़ा सा वो क्या होगा, बट वहां पर मैंने मतलब एक वीडियो पे देखा था कि वो जो थे ड्राइवर, F1 के ड्राइवर थे, उन्होंने मतलब स्टॉप वॉच चालू नहीं हुई कि उन्होंने बंद कर दिया। इतना तेज रिएक्शन था उनका, और इतना कम रिएक्शन टाइम था कि उन्होंने तुरंत ही उसको रोक दिया। और अगर आप लोग चाहें रिएक्शन टाइम को मेजर करना तो एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, और वो ये है, एक तो है रूलर का यूज करके, दूसरा जैसे मैंने स्टॉप वॉच के बारे में बताया। अब देखो मोबाइल फोन सबके हाथों में है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप, जो अपने मोबाइल का स्टॉप वॉच है उसको ओपन करिए। ठीक है, स्टॉप वॉच को ओपन करें और इसको ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद क्या हो, मान लीजिए कि ऐसे स्टॉप वॉच चल रहा है। ठीक है, स्टॉप वॉच ऐसे चल रहा है। अब इस स्टॉप वॉच के चलने पर आप क्या देखें कि जैसे ही 10 होगा, जैसे ही 10 होगा मैं इसको रोकूंगा। अब 10 होने पर मैंने इसको रोका, तो कितने समय पर रोका, या कोई ऐसा यहां पर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप कि जिससे कि आपको पता, मतलब ऐसा उस पर रिएक्शन टाइम वगैरह मेजर करने के लिए ऐसा हो, मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट अकेले भी कर सकते हैं यहाँ पर, कि वो क्या होगा कि कोई एक ऐसे लाइट ब्लिंक करेगी और उसके बाद तुरंत आपको उसको रोकना होगा या बंद करना होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वहां पर आपको रिएक्शन टाइम वगैरह आप अपना चेक कर सकते हैं अकेले। वरना एक और तरीका है जो कि बहुत सिंपल है, इस पे आपको 2 लोग की जरूरत पड़ेगी। तो 2 लोग कैसे कैसे, एक आप रूलर लीजिए, अपने फ्रेंड से कहिए कि उसको वो क्या करे, वर्टिकली ड्रॉप कर दे। ठीक है, बट ड्रॉप ऐसे नहीं करना है उसको, पहले आपको इस सिचुएशन पर लाना है, पहले आपको इस सिचुएशन पर लाना है। क्या किया आपने, आपने अपने हैंड्स को ऐसे रखा, अभी आपने पकड़ा नहीं है, ये आपका हाथ है, आपने इस रूलर को पकड़ा नहीं है। एक बड़ी सी रूलर लीजिए और उसको आप ऐसे पकड़िए मत। फ्रेंड ने उसको पकड़ रखा है, रूलर स्टेबल हो गई। अब क्या किया आपके फ्रेंड ने किसी भी समय छोड़ दिया उसको बिना आपको बताए, आपका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए, आपका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए। तो जैसे ही वो छोड़े, आपको यहां पर इसको क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, तो फिर अब आप क्या करेंगे कि आप कैलकुलेट करेंगे कि इसके छोड़ने और इसके यहां पर, मतलब आपके इसको पकड़ने के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, यानी कि आपकी पोजीशन यहां पर थी पहले, जब इसने छोड़ा होगा तो ये नीचे जाएगी, यानी कि जो ये पूरा का पूरा होगा वो यहां कहीं ऐसे नीचे चला जाएगा, यानी कि इस जगह पर जब आप पकड़ेंगे तो क्या होगा कि वो निशान यहां कहीं बनेगा, दूसरा वाला, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है। ठीक है, जिसके बाद से अब आप यहां पर अपना रिएक्शन टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे, ग्रेविटी के कारण ऐसा हुआ होगा, जैसे उसने छोड़ा ग्रेविटी एक्ट हुई,
तो जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है उसको पकड़ने के पहले, मतलब इस रूलर ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको पकड़ने के पहले आपके फ्रेंड ने उसको छोड़ा, आप यहां पर पकड़े हुए थे, आपके फ्रेंड ने छोड़ दिया, और जैसे ही उसने छोड़ा आपने इसको पकड़ा, तो इनिशियल पोजीशन पकड़ने की ये थी, फाइनल पोजीशन ये होगी। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे और इस इक्वेशन पर पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन पुट करेंगे और जी हम इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस साइन हमारा हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है किधर नहीं। मैग्नीट्यूड की टर्म्स पर जब हम लोग बात करेंगे तो इसको हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है। अगर d की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर और g इतना है, तो रिएक्शन टाइम निकल कर आएगा 0.2 सेकेंड्स। यानी कि देखो होता क्या है कि आपने ऐसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक रूलर है, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए, अब देखो अगर इसको मैं ऐसे पकड़, यहां पर हो हमारा हाथ, और इसको मैं ऊपर से छोड़ दूं, तो अभी मुझे भरोसा नहीं है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं, मैं खुद के हाथ से भरोसा नहीं आ रहा, ठीक है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन टाइम ज्यादा चाहिए होता है, तो इसको मैं छोड़ूं और इसको पकड़ लूं, तो अभी देखो हो क्या रहा है कि मैं अपने ही हाथों को यहां पर कर रहा हूं, तो यहां से मैं जब छोड़ रहा हूं उसके पहले ही मुझे पता चल जा रहा है कि मैं यहां छोड़ने वाला हूं, तभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, अपने ही हाथ से इसको पकड़ने भी लगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को अकेले नहीं कर सकते, छोड़ना किसी और को होगा, तब फिर आप पकड़िएगा, तब देखिएगा कि क्या निकल कर आया आपका रिएक्शन टाइम। क्योंकि अगर आप ही खुद करेंगे इसको, तो आपको तो पहले ही पता चल गया ना कि आप इसको छोड़ने वाले हैं, उसी समय तक आपका जो दिमाग है वो प्रोसेस कर लेगा इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। यही तो हो रहा है, आपको जब पता ही ना हो कि ये कब छूटेगा, जब आपको पता ही ना हो कि ये कब छूटेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको तो पता ही है, दिमाग तो आपका एक ही है ना, तो किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लियर? तो अगर आप चाहें तो या तो मोबाइल पे ऐप वगैरह डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, या किसी दूसरे की हेल्प लेकर और कैलकुलेशन करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि इंटरेस्टिंग भी है जानने के लिए, और इसके पहले तो हम लोग कई चीजों को भी पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है और क्या क्या हमें याद रखना है, यानी कि एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो याद रखने हैं, इन सभी चीजों को आज इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो ये रहा हमारा शुरुआत से कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कहलाता है जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, उसको किसी रेफरेंस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टू द राइट ऑफ ओरिजिन इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम लोग ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई प्लेन, यानी कि कार्टेशियन जो प्लेन होता है हमारा, उस पे क्या मानते हैं कि ये अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो इससे इस तरफ, इस डायरेक्शन पर जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे, जो भी इस डायरेक्शन पर जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी होगा वो सब पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी होगी वो निगेटिव होगी, और इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव होगा। ये सब हम लोग ने देखा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। एवरेज स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो ग्रेटर होती है या फिर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होती है ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये याद रखिएगा, एवरेज स्पीड हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की या तो बड़ी होती है या तो बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर। उसके बाद फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर सिंपल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, और आगे चलकर वेलोसिटी अगर बोली जा रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर सिंपल वेलोसिटी, मतलब सिंपल वेलोसिटी, सिंपल नहीं, सिंपली वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी से बोलना है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये तो वाले हाल हो गए कि आपका नाम क्या है, बमन, और उधर से फिर से उसने रिपीट कर दिया बमन, तो दूसरा कह रहा है कि अच्छा आपका नाम है बमन, बमन नहीं, क्या बमन बमन नहीं नाम है, मेरा नाम एक बार बमन है, तो कह रहा है अच्छा एक बार बमन। तो बोलने के लिए क्या है कि वेलोसिटी सिर्फ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी,
सिंपली वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपली बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। जब हम लोग डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ले लेते हैं तो जो टाइम इंटरवल होता है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हो जाता है, तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ऑफ यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, जो कि बन जाता है कुछ ऐसा, जो कि हमारा डिफाइंड होता है dx बाई dt, यानी कि जो वेलोसिटी है हमारी वो dx बाई dt के बराबर होती है। ये ऐसे डिफाइंड होता है और dx बाई dt के बराबर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। यहाँ पर ये हमारा डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। अगर हम लोग को वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर पता करनी है पोजीशन टाइम ग्राफ पर, तो हमें उस इंस्टेंट पर स्लोप देखना होगा। वो स्लोप हमें देगा कि वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, क्लियर। फिर एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग ने देखा, एवरेज एक्सेलरेशन होता है वही चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर बोल लीजिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसी से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा बनता है, और वो बन जाता है a इज इक्वल टू वही लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू dv बाई dt। ये हमारा निकल कर आ गया। तो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, देखिए यूनिफॉर्म मोशन बोला है, देखो दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर दो चीजों के लिए दोनों में अंतर है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब बोला गया, इसका मीनिंग ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। इसका मीनिंग ये है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और यहां पर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जबकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि यहां पर ए कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ध्यान रखिएगा, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज पर और गलत कर देते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमारा जीरो होता है, जबकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो, बिल्कुल सही है। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है उस पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वो चीज मैंने अभी आपको बताई। एंड द एक्स टी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो एक्स टी ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है टू द टाइम एक्सिस, एंड द वी टी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी कि यहां पर ये जो बनता है एक्स टी ग्राफ वो ऐसा बन जाता है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्स और टी ग्राफ। और जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ ऐसे बन जाता है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वीटी ग्राफ ऐसा हो जाता है। तो फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सटी ग्राफ इज पैराबोला। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन के लिए जो एक्सटी ग्राफ बनता है हमारा, यानी कि ए हमारा जीरो ना हो, तो उसके लिए यहां पर जो एक्सटी ग्राफ बनता है वो कुछ पैराबोला बनता है, ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, कुछ भी ऐसा बन सकता है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हमारा वो ग्राफ ऐसा बनता है, बट जब एक्सेलरेशन होता है तो पैराबोला बनता है। जबकि वीटी ग्राफ जो होता है, वीटी ग्राफ हमारा बनता है कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और फिर वही चीज की एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व बिटवीन t1 एंड t2 इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल ऑफ, मतलब दैट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि t1 t2 के बीच जितना भी हमारा टाइम इलैप्स हुआ, उतने टाइम इलैप्स होने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व निकालकर। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा कुछ ऐसा कर्व दिया होगा, उसके अंडर पे हम लोग यहाँ पर एक जो एरिया फाइंड करेंगे उससे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ
के एरिया को एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने से इस पोजीशन के इन टाइम के बीच में, इस टाइम इंटरवल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस ऑब्जेक्ट का वो पता चल जाता है। क्लियर? फिर यहां से और आगे हम लोग ने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, जहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, वही सारी चीजें बाकी रिपीट हो रही है। ठीक है, क्लियर? ये यहां पर अगर हम लोग चाहें तो इसको इन पूरी इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं ये मानकर कि इनिशियल पोजीशन जो थी हमारी वो t इक्वल टू 0 पर थी, वो 0 थी। ठीक है, सॉरी, ये जो पूरा हमारा इक्वेशन है ये मानकर है कि जो टाइम जब t इक्वल टू 0 था तब पोजीशन जो थी वो हमारी 0 थी, ये मानकर ये इक्वेशन। और अगर 0 ना होती, अगर 0 ना होती तो इनमें x की जगह पर x माइनस एक्स नॉट पुट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको इनिशियल पोजीशन भी पता हो, कुछ वैल्यू हो उसकी अगर इनिशियल पोजीशन की, तो उसको x नॉट मानते हैं इनिशियल पोजीशन, और x की जगह पर x माइनस एक्स नॉट पुट कर देते हैं। यानी कि जो इक्वेशन होती है वो सिर्फ इतना सा मॉडिफाई होती है बस। यानी कि एक जनरल फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, x की जगह पर यहां पर x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, बस इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको कि हमें याद रखनी चाहिए इस पूरे डिस्कशन के बाद, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना शुरुआत के काइनेमेटिक्स के, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, ये हमारे मैकेनिक्स के बेस है। यहां से आपने अगर एक बार चीजें और जो आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखे, तो आगे जो भी आप चीजें पढ़ेंगे इन्हीं का ही यूज कर करके बार बार पढ़ाया जाएगा, इन्हीं का ही बार बार यूज होगा आगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, इनको जिसने अच्छे तरीके से समझ लिया, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं आगे समझना। तो कुछ चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि द ओरिजिन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस आर मैटर ऑफ चॉइस। ये दोनों ही हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, कहां पर ओरिजिन चूज कर रहे हैं, या कौन सा रेफरेंस लेवल कहां पर ले रहे हैं। ठीक है, तो यू शुड फर्स्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस बिफोर यू असाइन साइंस टू क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर दीजिएगा, पहले अपने दिमाग में या तो मेंशन करके रखिए या तो सामने लिख कर रखिए कि ये है ओरिजिन, ये है रेफरेंस पॉइंट, इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है नेगेटिव डायरेक्शन। अब उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी आपको करना है सब वहां पर रखिए, उठाकर इक्वेशंस पर पुट करिए, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं। ठीक है, ये चीज। तो इफ अ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है स्पीड अप हो रहा है, जैसे बाइक चलाते हैं तो उस पर एक्सेलरेटर इंक्रीज करते हैं, यानी कि एक्सेलरेट कर रहे होते हैं हम गाड़ी को, वहां पर स्पीड अप होता है वो। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्पीड अप होता है तो उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पर ही एक्सेलरेशन एक्ट होता है। ठीक है, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पर है, जो कि इसको रोकने का काम कर रहा है, वेलोसिटी को घटाने का काम कर रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर? और ये जो चीज है वो हमारा इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमने ओरिजिन या एक्सिस वगैरह क्या माना है। आप कहीं पर कुछ भी करिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो यही है कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन पर ही होगा, और अगर वेलोसिटी घट रही होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। आगे, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट टेल अस वेदर द पार्टिकल्स स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो एक्सेलरेशन का साइन है वो हमें नहीं बताता है कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। एक्सेलरेशन का साइन हमें सिर्फ ये बताता है, जब हम लोग साइन मतलब यहां पर जब सब कुछ चूज करते हैं
ओरिजिन, पॉजिटिव डायरेक्शन वगैरह इन सबको चूज करते हैं, उसके बाद जब हम एक्सेलरेशन के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें ये नहीं बताता है कि स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, ये हमें नहीं बताता है। तो सेकंड पॉइंट पर देखिए कि क्या है कि अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप होने की वजह से क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब उसी डायरेक्शन पर ही एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन पर है, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन पर है। और अगर एक्सेलरेशन हमारा अपोजिट डायरेक्शन पर होता है, स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन पर, तो उस स्पीड को डिक्रीज करता है या वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, और ये जो तीसरा पॉइंट है इस पे ये है कि जो एक्सेलरेशन है हमारा, वो हमने माइनस साइन अगर लिख रखा है तो माइनस ए से मतलब ये नहीं होगा कि वो स्पीड बढ़ा रहा है या घटा रहा है। कैसे? चलते हैं इस प्रॉब्लम पर जहां पर कि हम लोग ने ये वाला आ, ये देखा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर कि हम लोग के पास ये था। अब इस पूरे सिचुएशन पर जो एक्सेलरेशन था वो -10 मीटर पर सेकेंड ही था। एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड ही था। एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड ही था, नीचे की ही तरफ था हमेशा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की ही तरफ था, एक्सेलरेशन माइनस में ही लिखा था। बट इस ड्यूरेशन पर ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटा रहा था और इस ड्यूरेशन पर वेलोसिटी को बढ़ा रहा था। बात समझ पे आई? तो इस बारे में हमें ध्यान रखना होगा कि जो एक्सेलरेशन का साइन होता है वो नहीं बताता है कि पार्टिकल की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अगर हम लोग ने एक्सेलरेशन का माइनस या प्लस चूज किया है तो वो डायरेक्शन बताता है कि एक्सेलरेशन जो है हमारा वो किस तरफ है। ठीक है, तो द साइन ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। जिस तरफ हमने पॉजिटिव एक्सिस चुना है, अगर उस डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, अगर निगेटिव है तो उधर निगेटिव होगा। तो अभी जैसे मैंने चीज बताई थी, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, वो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। ठीक है, क्लियर? एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है उस पर। ओके, फिर आता है जीरो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। किसी जगह पर अगर जीरो वेलोसिटी है, अगर किसी जगह पर जीरो वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का ऊपर जाना और ऊपर जाकर इस जगह पर जीरो हो जाना, इसकी वेलोसिटी, यहां पर एक्सेलरेशन है जो कि डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। इसी कारण से पहले तो वेलोसिटी थी इसकी, फिर घटी 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 जीरो हो गई, और जीरो होने के बाद फिर बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो द जीरो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। जरूरी नहीं होता कि वहां पर एक्सेलरेशन भी हमारा कैसा हो, जीरो हो। ठीक है, जो पार्टिकल है वो मोमेंटरली रेस्ट में हो सकता है, बट उसके पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन मौजूद हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी बात करी उछालने की, तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है। फिर है यहां पर जो हमारी क्वांटिटीज है काइनेमेटिक इक्वेशंस पर, यानी कि यही जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, वो हमारी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकती हैं। और ये जो इक्वेशंस है हर एक सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कंडीशन क्या है? फॉर वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आपने किसी भी मोशन को किसी तरीके से अगर वन डायमेंशन पर कन्वर्ट कर लिया, तो वन डायमेंशन मोशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये पूरी इक्वेशन जो डिराइव्ड है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिराइव्ड है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है कि प्रॉपर आपको रेफरेंस पॉइंट चूज करना है, प्रॉपर आपको एक बार डिसाइड कर लेना है कि पॉजिटिव किधर लेना है, निगेटिव, और एक बार डिसाइड कर लिया इनको, उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्लस माइनस लेना है, फिर नहीं कुछ ज्यादा सोचना है। ठीक है, क्लियर? आगे, द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एग्जैक्ट एंड आर ऑलवेज करेक्ट, while the kinematic equations are true only for motion in which the magnitude and the direction of acceleration are constant during the course of motion। तो देखो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, यानी v इज इक्वल टू dx by dt, ये किसी भी सिचुएशन पर आप इनको लगाइए, किसी भी तरीके की सिचुएशन पर वो सही है। और जो एक्सेलरेशन का है, यानी कि dv by dt,
ये भी हमारा ट्रू है किसी भी सिचुएशन के लिए। बट जो काइनेमेटिक की इक्वेशन निकल कर आती है हमारी, वो इक्वेशंस हमारी तभी सही है जब हमने एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट माना है। ठीक है, मतलब किसी मोशन पर जो एक्सेलरेशन हमारा एक्ट हो रहा हो, वो एक ही डायरेक्शन पर जब एक्ट हो रहा हो और मैग्नीट्यूड भी उसका सेम हो, तभी ये एप्लीकेबल है। तो ये ध्यान रखिएगा, काइनेमेटिक इक्वेशन उतने ही हिस्से पर लगाइएगा जहां पर कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि ये चीज, उसके आपके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को देखना है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे इस पे हम लोग ने लगाया था, इस तरीके की सिचुएशन पर हम लोग ने लगाया था, यहां पर रेफरेंस पॉइंट वगैरह बनाकर कुछ भी किया था यहां पर हम लोग ने, तो ये देखा, देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वैल्यू पूरे मोशन पर कांस्टेंट थी। यहां से ये इधर गया चाहे इधर गया, सब कांस्टेंट था। बट यही अगर सिचुएशन ऐसी होती कि ये चीज यहां पर मौजूद नहीं होता, ये मान लीजिए रोड बनी हुई है, ये बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, इसको मान लीजिए कि ये रोड बनी हुई है, ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सब क्या, इधर रोड बनी हुई है। तो ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर इधर घूमकर आया, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन है, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ले लें। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो यहाँ पर हमारी इक्वेशंस लगेंगी ये वाली, वो तब लगेंगी जब हम हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि आप उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट देखना है, तभी ये एप्लीकेबल है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको सबको सॉल्व करने में। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पर इस पे बेस्ड कुछ जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।